हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं यहां पे मेंस के लिए वीडियो सीरीज लेके आया हूं। मैं इस सीरीज में 11th और 12th के हर एक चैप्टर को डिस्कस करूंगा और उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसके जेईई मेंस में आने के चांसेस 90% है, उस तरह के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आप जो अपना तैयारी करें उसमें हर एक टॉपिक को कवर करें। यहां पे जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे उसके चांसेस 90% से ज्यादा होंगे जेईई मेंस में आने के। तो उन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे से देखें और पीवाईक्यू आप जरूर बनाएं। पीछे 3 साल का पीवाईक्यू आपको बनाना है, उसको जरूर बना के जाएं। पीवाईक्यू बनाएंगे तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे इस सीरीज में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं एपी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक नंबर एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। मतलब जब सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता तो वो प्रोग्रेशन कहलाता, तो कैसा पैटर्न। तो यहां पे पैटर्न जो होना चाहिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। यहां पे अगर आप गौर से देखें तो यहां पे हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो पैटर्न है 4 - 2, 2 आ रहा है, 6 - 4 ये भी 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो यहां पे हर एक नंबर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये पैटर्न को फॉलो कर रहा तो ये प्रोग्रेशन हुआ। और कैसा पैटर्न है? पैटर्न है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम। तो ये प्रोग्रेशन आपका कहलाएगा एपी। मतलब कि अगर सीक्वेंस एपी में है तो A1, A2, A3, डॉट 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 AN ये एक कंडीशन को मानेगा। वो कंडीशन क्या है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डॉट 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 लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म जो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। सेम मतलब कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब सवाल उठता है कि इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे ये a फर्स्ट टर्म को दिखाता है, ये d कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो an है ये आपका जनरल टर्म है और nth टर्म है। यहां पे एक चीज आप याद रखें, जो n है वो हमेशा आपका नेचुरल नंबर होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो n का वैल्यू यहां पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा, मतलब n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा हम तेजी से पढ़ा रहे हैं क्योंकि कोई भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ाने के लिए अच्छे से टाइम चाहिए। हम यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहे हैं, जस्ट आपको हम रिवाइज कराते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोग जो भी जेईई मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, जो भी जेईई मेंस का एग्जाम देंगे, वो ये सब टॉपिक पढ़ लिए होंगे, उनको जरूरत है केवल एक रिवीजन का। तो यहाँ पे हम फास्ट फॉरवर्ड में रिवीजन कराएंगे। तो ये हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला। इसी nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से। कॉमन डिफरेंस हमेशा याद रखें, कांस्टेंट आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनेंगे कि इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, मतलब कि आपका जो mth टर्म दिया हुआ है वो 1/n दिया हुआ, फिर ऑफ एन एपी इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, और nth टर्म जो है वो आपका 1/m है। nth टर्म 1/m। तो कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि m nth टर्म जो होगा वो 1 होगा। मतलब आपको यहां पे दिखाना है कि Tmn जो है वो 1 के बराबर है। हमेशा क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई करें। यहां पे आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन खुद से बनाने का कोशिश करें, ये आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस भी होगा। तो गौर करें, यहां पे Tm क्या दिया हुआ? 1/n। Tn क्या दिया हुआ? 1/m। हमको निकालना क्या है? Tmn। तो सबसे पहले हम Tm का फॉर्मूला लगाते हैं। तो Tm का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वॉट? 1/n। फिर यहां से हम Tn का फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n।
हमको चाहिए TMN। आप खुद सोचे, TMN चाहिए तो TMN का मतलब हमको क्या निकालना है, A प्लस MN माइनस 1 इंटू डी चाहिए। यहां पे दो अननोन है A और D, तो हमको किसी भी तरह से A और D का वैल्यू निकालना है। तो A और D दो अननोन है, तो दो अननोन को निकालने के लिए आपको कितना इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन। यहां पे आप देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशन बना हुआ A और D के टर्म्स में। हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D का वैल्यू निकालना। तो यहां पे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो सब्ट्रैक्ट करने से A तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इधर 1 बाई एन माइनस 1 बाई एम आएगा। इन दोनों से हम d कॉमन ले लेते हैं तो ये m माइनस 1 आया, ये माइनस n प्लस 1, इधर आपका एलसीएम लेंगे तो m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन आ गया। यहाँ पे गौर करें ये और ये कैंसिल, यहाँ पे आपके पास d क्या आ रहा है, m माइनस एन आया, d इंटू एम माइनस एन आया, इधर आपके पास m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन आया, ये और ये कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास d का वैल्यू आ गया 1 बाई एम एन। तो गौर करें d का वैल्यू आपके पास आ चुका है 1 बाई एम एन। अगर d आ चुका है तो हम किसी भी इक्वेशन में या तो 1 में या तो 2 में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस d का वैल्यू हम इसमें जाके पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 बाई एन माइनस, इसको उधर भेज दें तो ये m माइनस 1 इंटू 1 बाई एम एन। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 बाई एन है, या फिर अगर हम डायरेक्ट एलसीएम ही ले ले तो डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो नीचे आपका एम एन आ जाएगा, इधर आपका m आया, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस m और ये आपका प्लस 1, ये और ये कैंसिल, तो a का वैल्यू भी क्या आ गया 1 बाई एम एन। गौर करें d आ गया 1 बाई एम एन, a भी आ गया 1 बाई एम एन, तो a और d का वैल्यू निकल गया। यहां पे a के जगह पे 1 बाई एम एन रखेंगे, d के जगह पे 1 बाई एम एन रखेंगे, सब कट छट के क्या आ जाएगा 1, सब कट छट के क्या आएगा 1। अब इसमें आपको एक पैटर्न पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, गौर करें। इसमें पैटर्न क्या है कि यहां पे देखिए Tm 1 बाई एन था और Tn 1 बाई एम है, तो गौर करें यहां पे m है, यहां पे n आया और यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे n और यहां पे m आ गया। Tm आया 1 बाई एन, Tn आया 1 बाई एम। तो इस जगह पे अगर हम देखें तो a का वैल्यू कितना आया 1 बाई एम इंटू एन, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आया, और d का वैल्यू भी वही आया 1 बाई एम इंटू एन। इस टाइप का प्रॉब्लम जेई में दूसरे तरीके से पूछा। जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि A7 जो है वो 1 बाई 9 है और आपका A9 जो है वो 1 बाई 7 है। तो गौर करें, अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किए हुए और दिमाग में रखे हुए हैं तो आप आसानी से यहां पे बता सकते हैं कि A का वैल्यू 1 बाई 63 होगा। गौर करें यहां पे m इंटू एन है ना, तो m और n का प्रोडक्ट, तो यहां पे m और n का प्रोडक्ट क्या आएगा 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 क्या आएगा 63, और यहां पे d भी आपका क्या आ जाएगा 1 बाई 63। और अगर यहां पे आपसे कोई पूछ दिया कि A63 क्या होगा, A63 यहां पे क्या निकालना था Tmn, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहां पे देखिए 9 और 7 है, तो 9 और 7 का प्रोडक्ट क्या आएगा 63, तो अगर A63 पूछा तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1। इसमें कभी कभी S63 भी पूछता है सम, तो सम का फॉर्मूला भी आपको पता है, Sn का फॉर्मूला पता ही होगा, नहीं तो अभी हम देखेंगे इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से करें। यहां पे अगर S63 का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें भी क्या आएगा आपके पास A और D आएगा, A और D का वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे प्रॉब्लम को देखें, ये प्रॉब्लम इस बार भी जेई में पूछा था कि इसमें क्या कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 5 8 डॉट 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 अप टू 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 2 5 8 कहां तक दिया हुआ 50 टर्म्स तक। फिर दूसरा एपी है जिसमें है 3 5 7 9, ये आपका जा रहा अप टू 60 टर्म, अप टू 60 टर्म्स। आपसे पूछा गया है कि दोनों एपी में कितना आइडेंटिकल टर्म्स है, दोनों एपी में, दोनों सीक्वेंस में कितना आइडेंटिकल टर्म्स है। मतलब यहां पे दो सीक्वेंस दिया हुआ, एक दिया हुआ अप टू 50th टर्म, एक दिया हुआ अप टू 68th टर्म। सीक्वेंस ये है, पूछा गया दोनों में कितना आइडेंटिकल टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका 50th टर्म और इसका लास्ट टर्म 68th टर्म निकालते हैं। तो फर्स्ट एपी का
फर्स्ट एपी का अगर हम A50 निकालें तो A50 का फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस 49D। ए आपका यहां पे देख रहे हैं 2 है प्लस 49 और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 इंटू 3 आपका क्या बनता 147। तो ये 49 इंटू 3 आपका 147 बना। तो ये 2 प्लस 147 ये दोनों मल्टीप्लाई होके बन गया 149। मतलब कि जो पहला सीक्वेंस है उसमें जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा 149। अब हम इसका निकालते हैं 68th टर्म। तो A60 का फॉर्मूला क्या आएगा A प्लस 59D, जहां पे A किसके बराबर है 3 के बराबर। ये 59 इंटू क्या आ गया 2। अब गौर करें ये 59 इंटू 2 आपका क्या आएगा 118 आया, मतलब ये 121। मतलब इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो 121 आएगा और इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो आपका क्या आएगा 149। अब हमको पता करना है कि इन दोनों सीक्वेंस में कितना आइडेंटिकल टर्म है, दोनों सीक्वेंस में कितना आइडेंटिकल टर्म है। तो गौर करें, अगर हम पहला सीक्वेंस देखें तो पहला सीक्वेंस में आपके पास क्या क्या आया था 2 5 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म आपका क्या आ गया था 140, लास्ट टर्म आपका आया था 149। तो ये 149 हुआ। फिर जो दूसरा सीक्वेंस था आपका 3 5 7 9, इसमें जो लास्ट टर्म था वो 121 था। अब यहां से सोचिए, हमको निकालना है आइडेंटिकल टर्म कितना होगा। हम एक नया सीक्वेंस बनाते हैं आइडेंटिकल टर्म का। इन दोनों में देखिए आइडेंटिकल टर्म कौन सा दिख रहा 5 दिख रहा। अब सवाल उठता है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट का क्या कंसेप्ट है, इसका कॉमन डिफरेंस आप गौर करें, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें या एलसीएम ले ले सबसे अच्छा। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका क्या आएगा 6। मतलब जो नया सीक्वेंस होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 होगा। जब कभी भी आपको आइडेंटिकल सीक्वेंस निकालना, आइडेंटिकल टर्म का सीक्वेंस, तो 2 एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम जो होगा वही आपका जो नया सीक्वेंस होगा आइडेंटिकल टर्म्स का, उसका कॉमन डिफरेंस होगा। ये चीज 3 सीक्वेंस के साथ भी, अगर 3 एपी है, तीनों का आइडेंटिकल टर्म्स पता करना है तो तीनों के कॉमन डिफरेंस का जो एलसीएम होगा वही आइडेंटिकल टर्म्स वाले सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखें। यहां पे बहुत लोग मल्टीप्लाई करते, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, एलसीएम। तो यहां पे एलसीएम कितना है 6, मतलब इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा आइडेंटिकल वो 11 आएगा, उसके बाद आएगा 17। आप अगर ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये 2 5 8 फिर कौन आना चाहिए 11। यहां देखिए 2 2 12 3 5 7 9 फिर कौन आना चाहिए 11। गौर करें यहां पे क्या आ गया 11। इसी तरह से मान देते हैं कि इसका लास्ट टर्म क्या है an। अब जरा सोचिए यहां पे जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट टर्म कैसा आएगा 121 से कम आएगा। क्यों 121 से कम आएगा? क्योंकि इन दोनों में हमको क्या निकालना आइडेंटिकल टर्म। तो आइडेंटिकल टर्म का मतलब क्या हो गया कि दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में कैसा नंबर होगा, वैसा ही नंबर होगा ना जो 121 से कम हो। क्यों? क्योंकि 121 के बाद खाली इसमें है नंबर 149 तक केवल इसमें जा रहा है, इसमें तो 121 तक जा रहा है ना। तो इन दोनों में जो आइडेंटिकल नंबर्स होगा जो भी होगा वो 121 से क्या होगा कम। मतलब कि इस सीक्वेंस का जो an होगा वो या तो 121 होगा या फिर 121 से कम होगा। अब an का फॉर्मूला लगाएं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 121। a के जगह पे क्या रखेंगे 5, n माइनस 1, डी के जगह पे क्या रखेंगे 6 लेस देन इक्वल टू 121। 5 को इधर भेज दिए, n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू 121 माइनस 5। तो ये n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 160, ये आपका क्या आ जाएगा 116। अब 6 से डिवाइड करें तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 6। अब यहां पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो n माइनस 1 19 पॉइंट समथिंग, तो n लेस देन इक्वल टू 1 को इधर भेज देंगे तो 20 पॉइंट समथिंग। अब ये क्या कह रहा है 20 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, और हम क्या बता चुके हैं n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे n का वैल्यू आएगा 20। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों सीक्वेंस में जो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स होगा वो 20 होगा। इस प्रॉब्लम को बनाने का एक ये तरीका था, आसानी से बना लिए।
एक तरीका यह भी है कि दोनों सीक्वेंस के हम मान लेंगे कि इस सीक्वेंस का mth टर्म और इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, सेम। तो एक का mth टर्म निकालेंगे, एक का nth टर्म, दोनों को इक्वेट करके वहां से m और n के बीच कंडीशन लगा के हम कॉमन टर्म निकालेंगे। लेकिन ज्यादा आसान मेथड ये है, आप इससे बना सकते हैं। अब हम यहां पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर अच्छे से करना चाहिए कि A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये आपका AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है D। तो आपसे पूछा गया है कि 1/√अंडर A1 प्लस AN, सॉरी 1/√अंडर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, फिर प्लस 1/√अंडर A2 प्लस √अंडर A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी पैटर्न में ये आगे बढ़ेगा, √अंडर AN माइनस 1 प्लस AN का वैल्यू क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहां पे गौर करें, पैटर्न क्या है, A1 A2 है, यहां पे A2 A3 है, लेकिन रूट में यहां पे AN माइनस AN है। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो ऊपर आ गया D, नीचे आपके पास √अंडर A1 प्लस √अंडर A2, फिर यहां पे भी आ जाएगा D, यहां पे √अंडर A2 प्लस √अंडर A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां भी आपके पास D आ गया, तो √अंडर AN माइनस 1 प्लस √अंडर AN। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि यहां पे D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, D से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये कैसे पता चला। देखिए, जब कभी भी आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम होगा तो ये आप 100% कंफर्म रहें कि वो किसी ना किसी पैटर्न को जरूर फॉलो करेगा। बस आपको पैटर्न को देखना है और समझना। अगर आप पैटर्न को देख के समझ सकते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली हिंट भी मिल जाएगा कि प्रॉब्लम के साथ क्या करना है। अब यहां पे हम कैसे समझें, यहां पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पे गौर करें, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है, फिर सेकेंड टर्म थर्ड टर्म है, मतलब जो नीचे टर्म्स है वो कंजिक्यूटिव टर्म्स है, कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच क्या रिलेशन होता है एपी में, थोड़ा ये हम याद करते हैं। तो कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच एक रिलेशन होता है A2 माइनस A1 D के बराबर, A3 माइनस A2 D के बराबर, A4 माइनस A3 D के बराबर। लास्ट में भी देखें AN माइनस AN है, तो ये भी कंजिक्यूटिव है, तो AN माइनस AN माइनस 1 भी किसके बराबर होता है, D के बराबर। इसलिए हम D से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, क्योंकि यहां पे कंजिक्यूटिव टर्म था। लेकिन अगर यहां पे रहता √अंडर A1 प्लस √अंडर A3, यहां रहता √अंडर A2 प्लस √अंडर A4, तो हम यहां देखते कि A1 और A3 के बीच क्या रिलेशन है, A2 और A4 के बीच क्या रिलेशन है। तो A1 और A3 के बीच रिलेशन अगर हम ढूंढे इन टर्म्स ऑफ D, तो आप गौर करेंगे A3 माइनस A1 क्या होता है, 2D, तो हम यहां पे 2D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। मेन कंसेप्ट यही है। सीरीज टाइप का जब भी प्रॉब्लम रहेगा, गौर करें ये सीरीज टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको देख के आपको डरना नहीं है। बहुत कोई इसको देख के डर जाता है, बल्कि ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। सीरीज टाइप के प्रॉब्लम में मेन है कि आपको पहला टर्म को अच्छे से सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। अगर आप इस टर्म को अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, तो आप प्रॉब्लम को आसानी से बनाएंगे। जैसे हम यहां पे सभी को सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, खाली इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। गौर करें, यहां D है, D के जगह पर हम A2 माइनस A1 तो लिख ही सकते हैं, और नीचे है √अंडर A1 प्लस √अंडर A2। खाली हम फर्स्ट टर्म को इसको सॉल्व करें, बाकी उसी के अकॉर्डिंग बाकी को लिखेंगे। ये देखिए A2 माइनस A1 है, हम A2 को लिख सकते हैं √अंडर A2 का होल स्क्वायर माइनस √अंडर A1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आ गया, √अंडर A1 प्लस √अंडर A2। यहां पे देख सकते हो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो √अंडर A2 प्लस √अंडर A1, और इधर क्या आ जाएगा, √अंडर A2 माइनस √अंडर A1, नीचे जो है √अंडर A1 प्लस √अंडर A2। ये देखिए कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, √अंडर A2 बचा माइनस √अंडर A1। अब इसको गौर करें, यहां पे √अंडर A1 √अंडर A2 था, आपके पास रिजल्ट क्या आया, √अंडर A2 माइनस √अंडर A1। मतलब इन दोनों में जो बड़ा था वो पहले आया और माइनस में छोटा वाला गया। तो जरा सोचे इसमें क्या आएगा, तो इसमें √अंडर A3 माइनस √अंडर A2 आएगा। इसमें क्या आएगा, √अंडर AN माइनस √अंडर AN माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से हम सबको लिखते चलेंगे। तो अगर हम सबको लिखें तो यहां पे मेरे पास 1/D आया, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे,
रूट अंडर A2 माइनस रूट अंडर A1 प्लस इसके जगह पे क्या रखेंगे, रूट अंडर A3 माइनस रूट अंडर A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम क्या रखेंगे, रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर AN माइनस 1। अब यहां से जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करें। इसको कैंसिल करने में भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो इसको कैंसिल करने का भी आपको हम एक आसान सा तरीका बताते हैं। आसान सा तरीका यह है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म केवल बचता है, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। हमेशा याद रखें, जब इस टाइप में आ जाए तो केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को रखें, बाकी सब कैंसिल। तो फर्स्ट टर्म में कौन दिख रहा है, रूट अंडर A1 दिख रहा माइनस के साथ, और लास्ट में कौन दिख रहा है, रूट अंडर AN। तो सब कैंसिल होके बचेगा नीचे 1/d, इधर रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर A1। अब ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पे काम कर सकते हैं। जैसे यहां पे ऑप्शन में था आपका n-1 डिवाइड बाई, जो ऑप्शन था वो हम आपको बता रहे हैं, रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN। तो देखिए डिनोमिनेटर में रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN है, तो हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं रूट अंडर A1 D1 से, तो ये 1/d रूट अंडर AN माइनस रूट अंडर A1, नीचे रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1। तो मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1। अब गौर करें, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये 1/d आया, रूट हटेगा तो AN माइनस A1, नीचे रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1। AN का फॉर्मूला हम लोग सभी लोगों को पता है, 1/d है। AN का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और माइनस a, और इधर आपके पास क्या आ रहा है, रूट अंडर AN प्लस रूट अंडर A1। यहाँ से a और a कैंसिल, d और d कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आ गया। इस प्रॉब्लम का ये पैटर्न था, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको बहुत जल्दी एकदम 10 सेकेंड के अंदर इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। इस प्रॉब्लम को अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं शॉर्टकट से। अब शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा ट्रिक हम बता रहे हैं, जिसको आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और हर प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आप सबसे पहले देखें कि कितना टर्म्स है टोटल। तो टर्म्स देखने के लिए गौर करें, यहां 1 से शुरू है और यहां पे समाप्त हो रहा है n-1 पे, 1 2 3 n-1, मतलब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n-1 है। तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना ऊपर लिख दें n-1। अब यहां पे देखिए सबसे पहला टर्म क्या है, a1, और सबसे लास्ट टर्म क्या है, a1। तो जैसे है रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर AN, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। याद रखें, ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और नीचे जिस पैटर्न में, पैटर्न क्या है, रूट अंडर A1 प्लस रूट अंडर A2, रूट अंडर A2 प्लस रूट अंडर A3। तो उसी पैटर्न में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या नीचे, पैटर्न तो पता है कि प्लस में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, तो यहां पहला और लास्ट। अगर हम इसी के बेसिस पे दूसरा क्वेश्चन देखें कि इसमें भी क्या है कि A1 A2 डॉट 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 AN आपका AP में है, जिसका कॉमन डिफरेंस है D। तो आपसे पूछा गया है कि 1/A1A2 1/A1A2 प्लस 1/A2A3 प्लस डॉट 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 1/AN माइनस 1 AN का वैल्यू क्या होगा, 1/AN माइनस 1 AN का वैल्यू। अगर हम इसको शॉर्टकट से बनाना चाहें तो एकदम इत्मीनान से बना सकते हैं। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आप देख ले, गौर करें, यहां 1 से शुरू हो रहा है और n-1 तक जा रहा है, तो सीधा आप ऊपर n-1 लिखे। अब यहां पे पैटर्न क्या है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है, तो यहां भी मल्टीप्लिकेशन आएगा। कितना टर्म है, 2 टर्म, तो नीचे भी 2 टर्म आएगा। अब सवाल उठता है कि वो 2 टर्म कौन कौन आएगा, तो कौन कौन आएगा, यहां फर्स्ट में क्या है A1 और लास्ट में क्या है AN, तो ये बनेगा A1 इंटू AN आंसर। और इसको बनाने का प्रोसेस अगर देखें तो बनाने का प्रोसेस भी वैसा ही था जैसे प्रीवियस था। यहां पे सारे टर्म को देखें, यहां पे क्या A1 A2 है, A2 A3 है, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच रिलेशन कौन देता है, D क्या होता है A2 माइनस A1, D क्या होता है A3 माइनस A2। तो हम ऊपर नीचे D से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो D से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहां D आएगा, इस D के जगह पे A2 माइनस A1, नीचे A1 A2। यहां पे D आएगा, इस D के जगह पे A3 माइनस A2, नीचे A2 A3। इस तरह से बढ़ते चले, यहां पे D के जगह पे क्या आ जाएगा, AN माइनस AN माइनस 1 और नीचे AN माइनस 1 इंटू AN। अब अगर हम इसको अलग अलग करें तो यहाँ 1/d तो है ही, अलग अलग करेंगे तो A2/A1A2 ये कट के क्या आ जाएगा 1/A1, माइनस ये क्या बन जाएगा 1/A2, इसको एक ब्रैकेट में रखें, प्लस यहाँ पे A3/दिस करेंगे तो क्या बनेगा 1/A2, माइनस यहाँ A2/दिस करेंगे तो 1/A3, इसको एक ब्रैकेट में। इस तरह से बढ़ते चले, यहाँ पे कट छट के क्या आएगा 1/AN माइनस 1 माइनस 1/AN। अब यहाँ पे सारा टर्म कैंसिल होगा। हम आपको क्या बताएं, केवल 2 टर्म बचेगा। कौन कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म।
तो यहां पे 1/d तो बचा हुआ है, 1/d को बचा लिए। यहां से 1/a1 बचेगा फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म के नाम पे कौन बचेगा, -1/an, ये आ गया। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे आपके पास a1 an आएगा, इधर an -a1 आ जाएगा, और इधर बाहर में 1/d आ जाएगा। an को हम क्या लिख सकते हैं, 1/d को बाहर किए, an को हम a प्लस n-1 इंटू डी कह सकते हैं, और a1 की जगह पे a, नीचे क्या आ गया आपका a1 और an, यहां से a और a कैंसिल हो गया, तो ये 1/d आ गया, ऊपर n-1 इंटू डी, और नीचे आपके पास a1 an आ गया, d और d कैंसिल, देखिए रिजल्ट आ गया n-1 डिवाइड बाई a1 इंटू an। तो ये था प्रॉब्लम। इस टाइप के प्रॉब्लम को जरूर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे अगर आपसे कोई d के बारे में पूछे तो d आपका होता है an माइनस an-1, याद रखें d आपका क्या होता है an माइनस an-1। अगर आपका nth टर्म, जैसे nth टर्म आपका है 2n प्लस 5, तो अगर nth टर्म आपका लीनियर है, याद रखें nth टर्म अगर आपका लीनियर है तो उसके थ्रू जो सीक्वेंस बनता है वो हमेशा एपी में बनेगा, और अगर एपी में बनेगा तो कॉमन डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ n होगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ n क्या है, 2, तो ये सीक्वेंस, इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में बनेगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 होगा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम a1 निकालें तो n के यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बनेगा 7, अगर हम a2 निकालें तो n के यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा 9, उसी तरह से a3 आपका क्या बनेगा 11, a4 आपका क्या बनेगा 13। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 2। जैसे एक और एग्जाम्पल देखें, अगर आपके पास an है -3n प्लस 5, अब बताइए इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो किस में बनेगा, एपी में, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा -3। तो ये था nth टर्म से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम यहां पे देखते हैं सिलेक्शन ऑफ नंबर्स इन एपी। अगर हमको कभी भी नंबर्स का सिलेक्शन करना है जो कि एपी में हो, ध्यान दें, नंबर्स का सिलेक्शन करना है जो कि एपी में, तो क्या हो सकता है, या तो इवन नंबर्स का सिलेक्शन करें विच आर इन एपी, या तो ऑड नंबर का सिलेक्शन करें विच आर इन एपी। तो ऑड और इवन का सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, तो जब भी ऑड नंबर्स का सिलेक्शन करना हो तो ऑड नंबर में क्या हो सकता है, एक नंबर का सिलेक्शन, तो एक नंबर का सिलेक्शन करना तो ए करेंगे। अगर 3 नंबर का सिलेक्शन तो एक ही है, 3 नंबर में एक तरफ हम डी बढ़ा देंगे, एक तरफ हम डी घटा देंगे, मतलब ऑड नंबर्स के केस में कॉमन डिफरेंस जो हम रखेंगे वो डी रखेंगे। अगर 5 नंबर का सिलेक्शन करना हो इसी में, तो 5 नंबर का सिलेक्शन एक तरफ ए, एक तरफ डी बढ़ाएं और इधर डी घटाएं, फिर डी बढ़ाएं तो डी बढ़ेगा तो a प्लस 2d, इधर डी घटा देंगे तो a माइनस 2d, ये 5 नंबर। अगर हमको इवन नंबर्स का सिलेक्शन करना, तो इवन नंबर्स में हम कॉमन डिफरेंस रखेंगे 2d। सबसे पहले गौर करें, 2 नंबर का सिलेक्शन करना होगा तो 2 नंबर के केस में हम a माइनस डी किए और a प्लस डी। अगर हमको 4 नंबर का सिलेक्शन करना तो कॉमन डिफरेंस तो 2d है, तो एक तरफ 2d बढ़ाएंगे, एक तरफ 2d घटाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, इधर 2d बढ़ा देंगे तो a प्लस 3d, इधर 2d घटा देंगे तो a माइनस 3d। इस तरीके से हम नंबर्स का सिलेक्शन करते हैं जो कि एपी में होगा। अब हम इस पे कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखवाए नहीं, हम क्वेश्चन को डिक्टेट कर देंगे, आप उसको जरूर से लिख लें। अब क्वेश्चन है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 224। 3 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 224 है। फिर क्या कह रहा है, एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट, देन फाइंड द नंबर्स। तो यहां पे साफ कह रहा है कि 3 नंबर का सिलेक्शन करो, तो 3 नंबर का सिलेक्शन करो विच आर इन एपी, तो a प्लस डी और a माइनस डी। अब क्या कह रहा है कि इन तीनों का प्रोडक्ट 224 है, मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी आपका 224 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का, तो लार्जेस्ट नंबर या तो इसको माने या तो इसको माने, क्योंकि ए और डी का वैल्यू नहीं पता है। तो अगर इसको आप लार्जेस्ट मानते तो ये स्मॉलेस्ट, और अगर इसको लार्जेस्ट मानते तो ये स्मॉलेस्ट, हम इसी को लार्जेस्ट मानते हैं। तो यहां पे a प्लस डी जो है वो 7 टाइम्स है स्मॉलेस्ट का। अब आप खुद देखें, यहां पे 2 इक्वेशन आ चुका है, तो 2 इक्वेशन जब आ चुका है तो इन दोनों को सॉल्व करके खाली a और d का वैल्यू निकालना, सॉल्व करने आपको आता ही अच्छे से। ये a प्लस डी, ये 7a माइनस 7d हो गया, a को इधर भेज से 7d को इधर, तो ये 8d इज इक्वल टू 6a हो गया।
तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं 4d/3, ये a का वैल्यू आया। इसमें जाके पुट करें, ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, a² माइनस d² बना। इधर आपके पास क्या है a, और ये आपके पास क्या आ गया 224, ये आ गया। अब अगर हम a के जगह पे इसको रखेंगे तो ये 16d² आएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 3³ मतलब 3² 9 आ जाएगा। इधर माइनस d² आया इंटू ये रखेंगे 4d/3 इज इक्वल टू 224। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि d का जो वैल्यू आ गया हमारे पास वो 6 आ गया। तो d का वैल्यू तो 6 आ गया। अब d का वैल्यू 6 आ गया तो d को कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर रख दे तो ये 4 × 6/3 ये और ये कैंसिल हो गया, तो आपका a का वैल्यू क्या आ जाएगा 8। अब आप गौर कर सकते हैं a का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 8 आ गया और d का वैल्यू आ गया 6। इसमें रख दे, ये हो जाएगा आंसर। अब हम देखने जा रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स जो कि AP में है, जैसे a + d, a + 2d डॉट 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 a + n - 1 × d, इसका सम क्या होगा। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, जहाँ पे a आपको पता है फर्स्ट टर्म है, n है नंबर ऑफ टर्म्स और d है कॉमन डिफरेंस। इसी चीज़ को हम ऐसा भी कह सकते हैं n/2 × a + l। आपको पता होगा कि 2a + n - 1 × d को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे n/2 है तो 2a को हम a + n - 1 × d लिखे, और a + n - 1 d आपका कितना होता है l के बराबर लास्ट टर्म। तो n/2 × a + l, ये होता है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। अब सम ऑफ n टर्म्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपको याद रखना चाहिए, जैसे Sn आपका अगर क्वाड्रेटिक है मतलब an² + bn है। तो अगर Sn आपका क्वाड्रेटिक है तो इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस हमेशा AP में बनेगा, याद रखें। अगर Sn आपका क्वाड्रेटिक है तो इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनता है वो हमेशा किस में बनता है, AP में। तो AP में बनेगा तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो n² के कोएफिशिएंट का डबल होगा, 2a होगा। जैसे अगर आपके पास Sn है 2n² + 3n, तो ये AP में बनेगा इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा, और उसका कॉमन डिफरेंस होगा इसका डबल, तो 2 का डबल कितना हो गया 4। अगर Sn है आपके पास 5n² - 3n, तो इसके थ्रू जो सीक्वेंस बनेगा वो किस में बनेगा, AP में, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको आपको याद रखना चाहिए। फिर अगर Sn क्वाड्रेटिक इस रूप में है an² + bn + c के रूप में, तो याद रखें यहाँ पे c नहीं होता, c हमेशा कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। इसलिए Sn आपको हमेशा इस रूप में दिखेगा an² + bn के रूप में, c के रूप में नहीं दिखेगा। और अगर c के रूप में कोई लिखता है तो वहां पे ये याद रखे कि c का वैल्यू हमेशा 0 होगा, और अगर c का वैल्यू 0 नहीं आता है मतलब इसमें कुछ एरर आएगा, तो c हमेशा क्या होगा 0। फिर सम और नंबर ऑफ टर्म्स मतलब nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स में क्या रिलेशन है। तो आपका Sn an जो होता है वो Sn - Sn - 1 होता है। इन सब चीजों का प्रूफ है, तो उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप लोगों को आइडिया होगा, तो हम जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला करवा रहे हैं। तो an जो होता है वो Sn - 1 होता है। फिर आपका a1 जो होता है फर्स्ट टर्म, अगर सम दिया हुआ है तो a1 और s1 दोनों बराबर होता है। a1 और s1 दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है जिसमें Sn दिया हुआ 3n² + 2n, आपसे कोई पूछ दिया कि बताइए ये सीक्वेंस कैसा होगा, तो सीक्वेंस कैसा होगा, तो सीक्वेंस के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे a1। तो a1 के बारे में हमको पता है कि a1 ही s1 होता है, तो n के यहाँ पे हम क्या रखें 1। तो अगर हम n की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे n के यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 + 2 5 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया 5, तो फर्स्ट टर्म 5 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, n² के कोएफिशिएंट का डबल, यहाँ पे n² का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का डबल क्या होगा 6, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 6। फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब बताइए सीक्वेंस क्या होगा, a होगा, फिर क्या होगा a + d 11 होगा, फिर क्या होगा 6 बढ़ता जाएगा 17, फिर 6 बढ़ेगा 23, इस तरह से हमको AP मिल जाएगा, याद रखें। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है सम से रिलेटेड, जैसे एक क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ध्यान दे,
इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn प्लस Qn स्क्वायर। Sn आपका दिया हुआ है कि ये Pn प्लस Qn स्क्वायर है। फिर आपसे क्या पूछा, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा गया। आप बताइए यहाँ पे Sn जो है वो n के रूप में क्वाड्रेटिक है, तो इसका कॉमन डिफरेंस सीधा सीधी क्या आ जाएगा, 2q। क्यों 2q? क्योंकि n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है, तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n। ध्यान दें, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n and its mth term is 164, then find the value of m। find the value of क्या पूछा गया, m। यहां पे क्वेश्चन में है कि आपका Sn दिया हुआ है, Sn का जो वैल्यू है वो 3n स्क्वायर प्लस 5m है, और एक चीज दिया हुआ कि mth टर्म मतलब am आपका दिया हुआ कि 164 है। am का वैल्यू क्या है, 164। तो आपसे पूछा गया है कि m क्या होगा, व्हाट इज m। एकदम आराम से देखिए, यहां Sn दिया हुआ है और am दिया हुआ, तो इस Sn को am में कन्वर्ट करते हैं। तो आप खुद सोचे, am को Sn के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, Sm माइनस Sm माइनस 1। Sn पता है, Sm निकालना है, तो गौर करें यहाँ n है, यहाँ m है, तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे, m। तो ये 3m स्क्वायर प्लस 5m आया, ये भी आपका n है यहाँ पे, ये n आया, माइनस गौर करें यहाँ n है, यहाँ m माइनस 1 है, तो n के यहाँ पे क्या रखेंगे, m माइनस 1, 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1। अब इसको सही से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m आएगा, इधर से 5m माइनस 5 आएगा। ये देखें प्लस 5m है, ये माइनस 5m, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3m स्क्वायर है, ये माइनस 3m स्क्वायर, ये भी कैंसिल होगा, बाकी सब चीज़ ठीक। अब जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6m, बाहर में माइनस है तो ये आ जाएगा 6m, ये 6m आ गया। नेक्स्ट अगर हम करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, तो माइनस 3 बन रहा है, ये सॉरी 3 बन रहा है, ये माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, बाहर में माइनस है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्लस 2। तो यहाँ पे am आपका आ गया 6m प्लस 2 के बराबर। am आपका क्या आ गया, 6m प्लस 2 के बराबर। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म यहां से क्या आएगा, फर्स्ट टर्म, अब गौर करें n के जगह पे 1 रखेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे देखिए m के जगह पे 1 रखेंगे तो 8 आएगा, फर्स्ट टर्म सेम। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल, यहाँ पे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 3 का डबल क्या आएगा, 6। यहाँ पे देखिए am जो है वो लीनियर है, अभी हम बताए थे जब nth टर्म के बारे में बता रहे थे कि अगर an लीनियर हुआ तो जो कोएफिशिएंट ऑफ 1 डिग्री टर्म है, यहाँ am है, तो m का कोएफिशिएंट जो होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये 6 हो गया। अब ये किसके बराबर है, 164 के बराबर है, तो 6m प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, 164। 2 को उधर भेज दिए तो 6m इज इक्वल टू 162। अब यहां से m क्या आ जाएगा, 162 डिवाइड बाई 6, तो 162 डिवाइड बाई 6 अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो 27 होगा, जो कि आपका आंसर हो गया। एकदम आराम से आसान सा क्वेश्चन है जिसको इत्मीनान से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो गया, 27। अगर हम देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था सम दिया हुआ था, mth टर्म दिया हुआ था, और आपसे क्या पूछा गया था, m का वैल्यू। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है जो कि आपको आपके जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स of an AP is m square by n square. Then find the mth, then find the ratio of the mth on nth term. मतलब कि यहाँ पे sm by sn दिया हुआ है, m square by n square, और आपसे पूछा गया है am by an कि am by an क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाते हैं। इस पे पहले फॉर्मूला लगा दे, m by 2, यह आ जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे आ जाएगा n बाई 2, यह आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर आपका m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से देखिए m और m कैंसिल, ये n और n कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, 2a बचा, m माइनस 1 इंटू डी बचा, इधर क्या बचेगा 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इधर आपके पास आ गया m बाई एन। हमको ये चाहिए, जरा इसको भी ब्रेक करके देखते हैं फॉर्मूला। am का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, और an का फॉर्मूला क्या आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमको यही चाहिए कि ये क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक ये है कि यहाँ पे इस m के जगह पे और n की जगह पे क्या ऐसा रख दे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड जैसा बन जाए। ध्यान देना, यहाँ क्या सोचना आपको, यहाँ पे m और n की जगह पे क्या ऐसा पुट कर दे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कंप्लीट सिंप्लीफाई होने के बाद ऐसा दिखने लगे। तो उसका क्या तरीका है, यहाँ पे m को हम रिप्लेस करते हैं 2m माइनस वन से, और n को रिप्लेस करते हैं 2n माइनस वन। और ये चीज आप हमेशा याद रखें, जब कभी भी सम का रेशियो दिया रहे, सम का रेशियो किसी भी टर्म का, sm sn, और आपको टर्म के रेशियो में जाना है ap aq, तो आप यहां पे गौर करें, सम का रेशियो है और टर्म के रेशियो में जाना है, तो m को रिप्लेस करेंगे किससे, यहां p है ना, तो 2p माइनस वन से, और n को रिप्लेस करें 2q माइनस वन से, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो हम m को रिप्लेस करते हैं 2m माइनस वन से, तो ये देखिए 2a बना, यहाँ पे m के यहाँ पे 2m माइनस वन, तो 2m माइनस वन इंटू डी बन गया, नीचे 2a बना, 2n माइनस वन इंटू डी बना, यहाँ पे भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये 2m माइनस वन बना और ये 2n माइनस वन, इस सब कट छट के आपका क्या आ जाएगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी आ जाएगा, और नीचे a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा, इधर 2m माइनस वन डिवाइड बाई 2n माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इसी प्रॉब्लम में आपसे कोई पूछ देता कि बताओ a7 और a5 का रेशियो क्या होगा, a7 और a5, तो सिंपली हम क्या करते, m को रिप्लेस करते, a7 में जाना तो 2 इंटू 7 माइनस वन से, और a5 में जाना तो n को रिप्लेस करते 2 इंटू 5 माइनस वन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये आपको हमेशा काम देगा कि अगर सम का रेशियो चाहिए और टर्म के रेशियो में जाना है तो इस मेथड से बढ़ें। तो ये था एक प्रॉब्लम जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सुने ध्यान से। द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, क्या पूछा है, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। आपसे सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स पूछा गया, मतलब आपसे पूछा गया है a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 a24। फिर क्या गिवन है ऑफ एन AP a1 a2 a3, इफ इट इज नोन दैट a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 जो है वो 225 के बराबर। मतलब यहां गिवन क्या है, a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 जो है ये आपका बराबर है 225 के। तो अगर ये 225 के बराबर है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 a24 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। देखिए, इसको बनाने का एक तरीका है प्रॉपर्टीज से कि इक्वी डिस्टेंस का जो सम होता है वो इक्वल होता है, मतलब सम ऑफ इक्वी डिस्टेंस टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं और बहुत आसान, बिना ज्यादा दिमाग लगाए हुए बना सकते हैं। मेरे से इसका सम पूछा गया, सम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, सम का फॉर्मूला क्या आएगा, S24 का 24/2 आएगा। फिर क्या आता है 2a प्लस 24 माइनस वन मतलब 23d आता है। यहां पे गौर करें a और d नहीं पता है, a और d पता चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए, ये तो आपका हो गया 12, इधर से 2a प्लस 23d बचा। हमको a और d का वैल्यू चाहिए। अब मेरे पास गिवन तो यही है, इसमें फॉर्मूला लगा दे। a1 क्या होता है a, a5 क्या होगा a प्लस 4d, एकदम तुरंत बन जाएगा। a10 क्या होगा a प्लस 9d, a15 क्या आएगा a प्लस 14d, और a20 क्या आएगा a प्लस 19d, और a24 क्या आ जाएगा a प्लस 23d इज इक्वल टू 225। अब यहां पे गौर करें a कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6a हो गया, 6a बना इधर, तो ये बन गया 6a। अब d कितना आ रहा है, तो यहां देखिए 4d आया, 9d 13d आ गया, 13d प्लस 14d कितना हो गया 27d, 27 और 19, 27 और 19 कितना हो जाएगा 46d हो जाएगा, 46 और 23 आपका कितना हो जाएगा 69d, तो ये हो गया 69d इज इक्वल टू 225। इससे अगर हम चाहें तो 3 कॉमन ले लें, तो 3 अगर कॉमन लेते हैं तो ये 2a, और ये आपका कितना बन जाएगा 23d
इज इक्वल टू 225, तो ये 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 225 बाई 3 आ गया। तो देखिए 2a प्लस 23d 225 बाई 3 आ गया, जाके यहाँ पे रख दे तो ये 12 इंटू इसके जगह पे कितना आ जाएगा 225 बाई 3, कैंसिल करे जो आएगा आंसर। एकदम आसान क्वेश्चन। इसको ये भी हम कह सकते थे कि A1 और A24 का सम, A5 और A20 का सम, A10 और A15 का सम आपस में क्या होगा बराबर, मतलब कि A1, दूसरा तरीका A1 प्लस A24 जो होगा वो A5 और A20 के बराबर होगा। तो A5 और A20 की जगह पे भी A1 प्लस A24 रख सकते हैं और A10 और A15 की जगह पे भी A1 प्लस A24 रख सकते हैं। तो ये आपका 225 आया। तो यहाँ पे 3 इंटू A1 प्लस A24 भी आपका कितना आ गया 225। तो A1 प्लस A24 आपका कितना आ गया 225। इसको नीचे ले जाएंगे तो 225 बाई 3। यहाँ पे हम फॉर्मूला सीधा ये लगा देंगे तो S24 जो होता है 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगा। तो A1 प्लस A24 की जगह पे इसको पुट कर देंगे, यहाँ से भी रिजल्ट आएगा। ये था एक क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2। ध्यान दे, फर्स्ट टर्म जो है एपी का वो 2 है एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, यहां पे सुनने, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 of the sum of the next 5 terms, then find the sum of first 30 terms। यही है क्वेश्चन। यहां पे फर्स्ट टर्म जो है वो 2 गिवन है, तो फर्स्ट टर्म आपका 2 हो गया। फिर क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 A5, ये जो है ये बराबर है, किसके बराबर है 1/4 of the sum of next 5 term, 1/4 of the sum of next 5। तो next 5 कौन होगा A6, A7, A8, A9 और A10, इसके बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स क्या होगा, मतलब आपसे S30 पूछा गया कि S30 क्या होगा। चलिए इत्मीनान से काम करते हैं। S30 चाहिए, यहां पे हम पहले 4 को इधर ले आते हैं। तो 4 अगर इधर आ गया तो ये A1, A2, A3 डॉट 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 A5, इधर आपका क्या बच जाएगा A6, A7, A8, A9 और A10, ये बचा। अब हम क्या करते हैं, 4 यहां तक देखिए A10 तक जा रहा है, हम यहां पे राइट हैंड साइड में A1 से लेके A5 तक ऐड कर देते हैं। तो A1 से लेके A5 तक ऐड करेंगे तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, तो A1, A2, A3, A4, A5 देखिए हम अपने मन से ऐड किए और ये जो था जैसे ही 4, A1, A2 डॉट 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 A5, इधर A1, A2 ऐड किए हैं, A1, A2 डॉट 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 A5, फिर ये पूरा A6 डॉट 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 A10। अब ये और ये सेम है तो ये क्या बनेगा 5A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A5 बना। इधर आपका क्या बनेगा A1, A2 डॉट 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 A10। अब देखिए ये सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स और ये सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इस पे फॉर्मूला लगाते हैं 5। तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आएगा 5/2 आएगा। फिर क्या आएगा 2a, तो 2a आया। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो 4d आ गया। इधर इधर आपके पास क्या आ जाएगा 10/2 आ जाएगा, फिर 2a प्लस 9d आ जाएगा। अब यहां पे गौर कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल करें तो यहां 2 आ गया। अब ये कितना आ रहा है 10a आ रहा प्लस 20d आ गया, 20d। इधर से आपका क्या आ रहा है 2 बचा है तो ये 4a प्लस 18d हो गया। अब हम 4a को इधर भेज देते हैं तो ये 6a बना, 6a सॉरी ये 10d है ना, तो ये 6a बन गया, ये a है आपका, ये a। ये 20d को उधर भेज दे तो ये क्या बन जाएगा -2d। फिर आपके पास a कितना आ जाएगा -d/3, तो a का वैल्यू आ गया -d/3। यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू कितना आ गया -d/3 आ गया, या फिर इसको हम यहीं रहने देते हैं। मेरे पास यहाँ पे क्या 6a इज इक्वल टू -2d है। अब गौर करें a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू यहाँ 2 रख दे तो ये 12 इज इक्वल टू -2d हो जाएगा। तो मेरे पास d का वैल्यू क्या आ जाएगा -6, तो d आ गया। अब हमको क्या निकालना सम ऑफ 30 टर्म्स,
तो सम ऑफ 30 टर्म्स S30 का फॉर्मूला क्या होगा 30/2 फिर 2a प्लस 29d होगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 2a के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 जो कि गिवन है 2 रखे और यहाँ पे 29 इंटू डी की जगह पे -6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था एक प्रॉब्लम जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे मीन के बारे में देखते हैं। अरिथमेटिक मीन, 3 तरह का मीन होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, जिसमें आपको पढ़ना है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक मीन कवर करने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जीपी जब पढ़ाएंगे तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन कवर करेंगे। तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, 2 क्वांटिटी आपके पास ए और बी, इसके बीच में एक सिंगल अरिथमेटिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन इसलिए कहा जाता है कि गिवन क्वांटिटी और अरिथमेटिक मीन तीनों मिलके हमेशा एक एपी फॉर्म करता है। तो अगर ये एपी फॉर्म करेगा तो एपी के कंडीशन को मानेगा। तो एपी का कंडीशन होता है कि इसका एपी का कंडीशन क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहां से अगर हम ए निकालेंगे तो ए का वैल्यू आएगा a प्लस b/2। तो ये हो गया सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 क्वांटिटी। जैसे अगर आपके पास 2 और 4 है, इसका हमको सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो a आएगा 2 + 4/2 दैट इज 3। अगर हमको 2 क्वांटिटी के बीच n अरिथमेटिक मीन हो, तो 2 क्वांटिटी के बीच n अरिथमेटिक मीन जैसे a और b है, इसके बीच में n अरिथमेटिक मीन है a1 a2 ... an, हमको n अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट मिलके आपका क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा। तो जब एपी फॉर्म करेगा तो एपी के लिए इंपॉर्टेंट कौन होता है, डी, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म तो पता है ए है। तो अगर डी पता चल जाए तो आप खुद सोचिए a1 क्या आएगा a + d, a2 क्या आएगा a + 2d। तो यहाँ डी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, b - a डिवाइड बाई n + 1 फॉर्मूला होता है, जहाँ पे a और b जो है वो आपका गिवन क्वांटिटी है और स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, याद रखिए ये n सब कंफ्यूज करता है, नंबर ऑफ टर्म्स समझता है, जबकि नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन। तो ये था नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट। और अगर इन सब का सम हमको निकालना है, देखिए अगर d पता चल गया तो आप खुद सोचिए a1 क्या आ जाएगा a + d, a2 क्या आ जाएगा a + 2d। और अगर मानिए इन सब का सम हमको निकालना है तो a1 + a2 + a3 + ... an, मतलब कि ये क्या हो गया, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन ये बराबर होगा n इंटू a + b/2, मतलब n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 क्वांटिटी, n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 क्वांटिटी। तो इसमें हम आप लोगों को एपी का पूरा कंसेप्ट दे दिए, एपी के कुछ प्रॉब्लम से डील किए। अब आपको बस एक काम करना है कि एपी का जो PYQ पिछले 3 साल का, याद रखें पिछले 3 साल के प्रॉब्लम को अच्छे से जरूर देख लें और आज ही देखें, यही मेरा चैलेंज है। पिछले 3 साल के एपी के प्रॉब्लम को, जो पर्टिकुलरली केवल एपी का प्रॉब्लम है, उसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसी में से आपका पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में आपका हम एपी पूरा कवर किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपका कवर करेंगे जीपी। अच्छे से तैयारी करें, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।